मज़ीद दिलचस्प कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अफ़गानिस्तान के अंदर इंडिया को जो तारीख़ी हज़ीमत का सामना हुआ है, इसका असर अब आने वाले कई डेकेड्स तक रहना है। और इंडिया का वो जो एक ख्वाब था कि ये पूरा जो साउथ एशिया है यहाँ पर मेरा जोन ऑफ इन्फ्लुएंस हो, वो ख्वाब चकनाचूर हो गया है। यहाँ पे आपको ये बात जानना आपके लिए ज़रूरी है कि देखिए, इंडिया के अंदर जो सेक्युलर फोर्सेस है ना, और जो हिंदुत्व की ब्रिगेड है, दोनों में अखंड भारत का कॉन्सेप्ट बहरहाल है अपने अपने हिसाब से, लेकिन वो डिफरेंट है। वहाँ की जो सेक्युलर फोर्सेस हैं वो ये चाहती हैं कि हमें फिज़िकली ये सब मुल्क अपने अंदर करने की क्या ज़रूरत है, यानी इन पे कब्ज़ा करने की और अपनी बाउंड्रीज़ यहाँ तक बढ़ाने की ज़रूरत क्या है हमें। हाँ, ये कर सकते हैं कि यहाँ तक हमारा इन्फ्लुएंस होना चाहिए, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस हमारा होना चाहिए, ये कर सकते हैं और यही होना चाहिए। यानी सेक्युलर फोर्सेस की ये सोच रही है कि यहाँ पे हमारा इन्फ्लुएंस हो हर हिसाब से, लेकिन फिज़िकल बाउंड्रीज ना हो। जबकि कट्टर जो हिंदुत्व की जमातें रही हैं, उनकी ये सोच है कि नहीं, ये सारा तो इन्फ्लुएंस हो ही, लेकिन साथ ही फिजिकल बाउंड्रीज भी होनी चाहिए। और मोदी साहब खुद भी इसी नज़रिए के हामी रहे हैं, आज तक वो भी आरएसएस के मेंबर रहे। अच्छा, ये बिल्कुल वैसे वही सिचुएशन है जो इजराइल के अंदर है। वहाँ पे भी दो माइंडसेट है। एक तो वहाँ का सेक्युलर तबका है जो कि ये चाहता है कि यार ये सारे अरब मुल्क अपने अंदर जम करके करेंगे क्या, फिजिकली अखंड इजराइल बना के, ग्रेटर इजराइल बना के करेंगे क्या, हम इतनी ज़मीन का क्या करेंगे, हम तो छोटे सी हमारी एक कम्युनिटी है, इतनी ज़्यादा ज़मीन लेके क्या करेंगे। हाँ, इस पूरे रीजन के अंदर हमारा एक जोन ऑफ इन्फ्लुएंस होना चाहिए, हम एक सुपर पावर होने चाहिए, हमारा डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस होना चाहिए। बाकी फिजिकली ज़मीन लेने की क्या ज़रूरत है। इंडिया के अंदर और इजराइल के अंदर ये सिमिलरिटी है। वहाँ की इजराइल की जो सेक्युलर पार्टीज़ है और इंडिया की सेक्युलर पार्टीज़ हैं, दोनों की सोच एक जैसी है। वहाँ के जो हार्ड लाइनर जायोनिस्ट हैं और इंडिया की जो हिंदुत्व ब्रिगेड है, दोनों की सोच एक है। लेकिन अगर आप काबुल के ऊपर अफगान तालिबान के कब्जे के बाद की स्टेटमेंट्स देखें ना, इंडिया की सिविल और मिलिट्री क़यादत की जानिब से, तो सिविल क़यादत में तो सख्तातारी है, इंडिया की जो टॉप की क़यादत है उस पर सख्तातारी है। और मोदी साहब ने 15 अगस्त के बाद सिर्फ एक बार अफ़गानिस्तान का जिक्र किया था। 15 अगस्त को काबुल टेक ओवर हुआ था ना, इसके बाद सिर्फ एक बार उन्होंने जिक्र किया था अफगान तालिबान का, वो भी इनडायरेक्टली, और वो भी सोमनाथ के मंदिर के प्लेटफॉर्म से। जनाब, सोमनाथ के मंदिर के प्लेटफॉर्म से, सोमनाथ के मंदिर की कोई उसको बढ़ा रहे हैं, तोसी करा रहे हैं, तो वहाँ उन्होंने अफगान तालिबान के खिलाफ इनडायरेक्टली बयान दिया था कि मित्रों, दहशत की हुकूमत ज़्यादा देर चलती नहीं है। और आज भी सोमनाथ बाबा का मंदिर मौजूद है, इसको तोड़ा गया लेकिन मौजूद है, देख लो मित्रों। ये बयान बुनियादी तौर पर उन्होंने अपनी आरएसएस वाली जो फ़ैन बेस है ना, वो खुद भी आरएसएस के मेंबर हैं आज तक, उनकी जो फ़ैन बेस है उनको पैगाम देते हुए कहा था कि अफ़गानिस्तान से मुकम्मल धपड़दूस हो गए हैं, लेकिन ये जो हुकूमत है ना वहाँ पे आई हुई, ये ज़्यादा देर चलेगी नहीं, कोशिश करेंगे उसको धपड़दूस करने की। अच्छा, अफ़गानिस्तान का जो है ना सोमनाथ से एक तारीख़ी लिंक है, सोमनाथ के मंदिर से। इस प्रोग्राम में ब्रॉडर व्यू में ही हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि अफ़गान एक वॉरियर हुआ करते थे, सुल्तान महमूद गजनवी, और उन्होंने इस मंदिर को तोड़ा था बकौल हिंदुत्व ब्रिगेड के। तो कोशिश असल में मोदी साहब की ये थी कि अफ़गानिस्तान पे इस कदर हमारा कंट्रोल हो जाए, गोया कि ये भूटान की ही तरह हमारा जोन ऑफ इन्फ्लुएंस लगने लगे, सबको नज़र आए कि बस अफ़गानिस्तान वही है जो इंडिया है, यानी जो इंडिया बोलेगा वही होगा अफ़गानिस्तान में। कोशिशें ये होती रही हैं। और चूंकि आरएसएस से ही बिलोंग करते हैं, जैसे कि हमने कहा, तो कहीं ना कहीं वो अखंड भारत वाली नन्ही मुन्नी सी ख्वाहिश मोदी साहब के भी दिल में है, बाकी आरएसएस के मेंबर्स की तरह, कि जनाब एक रोज़ अखंड भारत बना के दरियाए काबुल के किनारे खड़े होकर गुलाब जामुन खाएंगे और कहेंगे कि वाह मेरा देश कितना सुंदर है। लेकिन दुनिया बड़ी जालिम है साहब, दुनिया बड़ी जालिम है। यहाँ सपने बड़े सुहाने होते हैं दुनिया में, लेकिन रियलिटीज़ बड़ी ही तल्ख होती हैं और बड़ी ही दुखदायक होती हैं। गुलाब जामुन तो दूर की बात है, भागते भागते अफ़गानिस्तान से पानी भी नहीं मिला है, गुलाब जामुन तो दूर की बात है। और वो जो इंडिया की काउंसलर्स पर ताले लगे हुए थे, ताले लगा के भागे हैं, उन तालों को तोड़ के अफ़गान तालिबान अंदर घुस रहे हैं और इंडिया के काउंसलर्स की तलाशी ले रहे हैं।
कबर्ड खोल खोल के तलाशी ले रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पर खुफिया राज छुपे हुए हैं, अगर कोई बचे हुए हैं तो वो निकाल रहे हैं वहाँ से। तो एक तारीख़ी शिकस्त को कवर करने के लिए मोदी साहब सोमनाथ के मंदिर पर वो आए हैं, उनको याद आया सोमनाथ का मंदिर इस तारीख़ी शिकस्त के बाद, और उन्होंने वहाँ से आरएसएस के हिंदुत्व वर्कर्स को पैगाम भेजा है कि हौसला भक्तों, हौसला रखें, जुल्म की सल्तनत हमेशा नहीं रखती, हौसला रखें। देखें महमूद गजनवी ने शिकस्त दी थी ना सोमनाथ के मंदिर को, लेकिन आगे क्या हुआ मित्रों, आज भी सोमनाथ का मंदिर कायम है ना। ये उन्होंने ये बाकायदा लफ्ज़ कहे उन्होंने कि मंदिर तोड़ा गया, मूर्ति तोड़ी गई, लेकिन दोबारा मंदिर बनाया, दोबारा मूर्ति रखी है, ये उन्होंने बाकायदा कहा है वहाँ पे लोगों की दिलजोई के लिए। अच्छा, वैसे महमूद गजनवी का नाम भी आज तक कायम है। अगर मोदी साहब कह रहे हैं कि सोमनाथ का मंदिर आज तक कायम है, तो महमूद गजनवी का नाम भी कायम है। वैसे एज अ हीरो, हाँ एज अ हीरो उनका नाम भी कायम है। ये बात भी बताना ज़रूरी है, मोदी साहब सिर्फ एक साइड की स्टोरी ना बताएं, ये दूसरी बात भी बताना ज़रूरी है कि सोमनाथ का मंदिर कायम है, लेकिन साथ ही कायम है महमूद गजनवी का नाम भी। अफ़गान भी इनको हीरो मानते हैं आज तक, महमूद गजनवी को। और मिलिटरली देखें तो पाकिस्तान ने अपने एक बैलिस्टिक मिसाइल का नाम इनके ऊपर रखा हुआ है, और पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी जहाँ से पाकिस्तानी फ़ौज के ऑफिसर्स ट्रेंड होते हैं, इनकी 12 कंपनियाँ हैं, और उनमें से एक का नाम है गजनवी कंपनी, जिसके अंदर ऑफिसर्स ट्रेंड होते हैं पाकिस्तानी आर्मी के। महमूद गजनवी को ट्रिब्यूट देने के लिए पाकिस्तान मिलिट्री ने अपनी मिलिट्री एकेडमी की 12 में से एक कंपनी का नाम गजनवी रख दिया है। लेकिन आज हम पाकिस्तान इंडिया पे बात नहीं करने जा रहे साहब। इंडिया के अंदर बहुत सी आला तरीन मिलिट्री ऑफिसर्स जो है ना, ये अफ़गानिस्तान वाली शिकस्त पे पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश से भी ख़तरा महसूस करने लगे हैं। इस पे बात करने जा रहे हैं। बांग्लादेश से ख़तरा महसूस करने लगे हैं कि यहाँ से भी ना गोरीले घुस के आ जाएँ हमारे अंदर आने वाले दिनों में, और धपड़दूस ना कर दें हमें, बांग्लादेश से घुस के ना आ जाएँ इधर। और ये बात आला तरीन लेवल पे हो रही है इंडिया के अंदर। इंडियन फ़ौज के एक्स आर्मी चीफ हैं जनरल शंकर रॉय चौधरी, ये ख़ुद भी वेस्ट बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं। जनरल शंकर रॉय चौधरी ने अभी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल लिखा है अखबार में, और उसमें वो कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुछ भी हुआ है ना, इसको हमारे मुखालिफ ग्रुप हमारी शिकस्त समझने लगे हैं कि इंडिया हार गया है। और बांग्लादेश के अंदर जो हमारे मुखालिफ हैं, बदकिस्मती के साथ उनको एक नई ताकत मिल गई है, एक नया जोश, नया वलवला उनमें पैदा हो चुका है इस तारीख़ी वाक़ये के बाद जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर हुआ है। अब ये कोई छोटा मोटा बंदा बात नहीं कर रहा इंडिया के अंदर। इंडिया का एक्स आर्मी चीफ कह रहा है कि हमारे मुखालिफिन को बांग्लादेश के अंदर एक नई स्ट्रेंथ मिली है, एंड आई एम कोटिंग हिम, ही इज सेइंग कि दे मे नॉट लेट दिस चांस स्लिप अवे। कह रहे हैं कि हाँ, शेख हसीना के हमारे साथ अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन ये जो है ना एंटी इंडिया ग्रुप वहाँ के बांग्लादेश के, ये हमारे लिए मुश्किलातें बढ़ाने जा रहे हैं साहब, क्योंकि इनमें नई जान, नई एनर्जी आई हुई है। यानी अफ़गानिस्तान वाले वाक़ये से इस्लामी तहरीकों का ये यकीन और भी मजबूत हो गया है कि साम्राज्य चाहे कितना ही मजबूत और पावरफुल क्यों ना हो, दुनिया भर की फोर्सेस आ जाएं, डिफीट उनको होना लाजमी है। अफ़गानिस्तान के अंदर यही हुआ है ना। असल में 40 मुल्क थे कोई नेटो के अंदर, 40 यूरोप के मुल्क मेनली बड़े पावरफुल, वो फोर्सेस लेकर आए हैं। अमेरिका खुद फोर्सेस लेकर आया है, धपड़दूस हो गए हैं 40 मुल्क उनके, और अमेरिका सुपर पावर, यानी इतनी बड़ी बड़ी फोर्सेस चित हो गई हैं। तो एक नई एनर्जी मिली है दुनिया भर के अंदर। मुस्लिम रूल के लिए जो स्ट्रगल करने वाली फोर्सेस हैं, उनको नई एनर्जी मिली है। और ये जो बांग्लादेश में जो मुस्लिम रूल वालों को एनर्जी मिली है ना, जो मुस्लिम रूल चाहते हैं, उससे हमें ख़तरा है। अच्छा, एक और बड़ी ही अजब बात कह दी है उन्होंने, इंडिया के एक्स आर्मी चीफ ने बांग्लादेश के लिए अजब बात कर दी उन्होंने। इस तरफ तो शायद वाकई इंडियन मीडिया की भी सोच नहीं गई, उन्होंने भी इस पे बात करना और प्रोग्राम करना छोड़ दिए हैं, यानी नहीं किए अभी तक। लेकिन एक अजब बात कही है इन्होंने। जनरल साहब कह रहे हैं कि इंडिया की फ़ौज परेशान है, और इनमें एक परेशानी छाई हुई है कि ये जो अफ़गान तालिबान ने पिछले काफ़ी अरसे से एक के बाद एक जेलें तोड़ी हैं, और उसमें से जो कैदी आज़ाद करवाए हैं, तो इन कैदियों में अफ़गान तालिबान के वो लोग भी तो शामिल हैं ना जो कि बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी यहाँ से भी तो बहुत सारे लोग लड़ने गए थे
अफ़गान तालिबान ज्वाइन किया है उन्होंने, तो वो भी लड़ने गए तो उनको गिरफ्तार भी बहुत सारों को किया गया था। तो अब जो जेलें टूटी हैं वहाँ पे, इन जेलों से जो कैदी सारे के सारे निकले हैं, तो इनमें ये भी तो हैं जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से है, और इनमें ऐसे भी तो बहुत से लोग होंगे जो कि अब अपने इलाकों में वापस आएंगे। ज़ाहिर है उधर जंग ख़त्म हो गई है, मिशन अकम्प्लिश हो गया है वहाँ पे, तो ये अपने इलाकों में वापस आएंगे और फिर यहाँ से वो उन इलाकों को, इंडिया के उन इलाकों को टारगेट करेंगे जिनका बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट और आसाम वगैरह, यानी ये वहाँ पर घुस के आ जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? ये जनाब इंडिया के एक्स आर्मी चीफ साहब का एक ख़तरा है, उनको जो महसूस कर रहे हैं वो, कि आने वाले दिनों में ये चैलेंज बढ़ने जा रहा है बांग्लादेश की तरफ से कि वो जो ट्रेंड एक गोरीले हैं अफगानिस्तान के, और वो अगर इधर आ गए, बांग्लादेश के साथ जो इंडिया की रियासतें लगती हैं उनके अंदर आ गए, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी फोर्स है जिसने नेटो के 40 मुल्कों को और सुपर पावर अमेरिका की पिटाई करके रख दी है, तो इनके जो फाइटर्स होंगे वो सोचिए आप किस लेवल के होंगे। ये तो एक मशीनें होंगी बिल्कुल, इतने ज़्यादा ट्रेंड होंगे ये लोग जो कि इतनी बड़ी बड़ी पावर्स को शिकस्त दे कर आए। ये अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर घुस गए तो फिर तो ये सबको दबड़दूस कर देंगे। अच्छा, फिर इन्होंने कई सलाहें भी दी हुई हैं मोदी सरकार को, और अपनी जो फ़ौज है उनको सलाहें दी हुई हैं कि इधर आप क्या करें अफ़गानिस्तान के अंदर, कि आप ना पश्तूनों के ख़िलाफ़ ताजिक और हज़ारा कम्युनिटी को लड़वाएं, इन सब को लड़ाएं आपस में, यानी सिविल वॉर पैदा करें, ताजिकों को हज़ारों को सपोर्ट करें अगेंस्ट पख्तून्स, और सिविल वॉर की सी फिज़ा कायम करें, विच विल नॉट वर्क। दिस वी कैन टेल यू राइट नाउ, दिस विल नॉट वर्क। ये जो सलाह दे रहे हैं ना, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जनरल साहब 1990s में रिटायर हुए हैं, तो शायद वो अफ़गानिस्तान को आज भी उसी नज़र से देखते हैं, लेकिन इस टाइम ऐसा नहीं है। जब ये 1990s में लड़ते हुए इनको देखते थे ना, ये वो टाइम था जब सेंट्रल एशिया के बहुत सारे मुल्क नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करते थे। अब पंजशेर में आप देखें ना, छोटा सा पंजशेर है, इसमें रेजिस्टेंस हुई है, लेकिन आप देखें इसके चारों तरफ से अफ़गान तालिबान बैठे हुए हैं, कहाँ से मदद आ रही है? नहीं आ रही ना मदद। कैसे आएगी मदद? क्योंकि पहले होता ये था कि पंजशेर का पीछे के जो इलाके हैं ना, वो चले गए ताजिकिस्तान के बॉर्डर तक, यहाँ तक अहमद शाह मसूद की गवर्नमेंट थी इस पूरे इलाके में, तो ताजिकिस्तान की सपोर्ट हासिल थी उनको, अहमद शाह मसूद को। लेकिन आज ऐसा नहीं है, अफ़गानिस्तान का कोई भी पड़ोसी अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ नहीं है, इनको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो पंजशेर में जो कुछ हो रहा है ये 2-4 दिनों की गेम है। अगर ये टॉक्स करेंगे, टॉक्स अगर फेल हो जाएंगी तो ये अंदर घुस जाएंगे, और इनको 2-4 दिन ही लगेंगे, ज़्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पर होगी नहीं, इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जनरल साहब ये जो सलाह दे रहे हैं ना कि हमें दूसरों को सपोर्ट करना चाहिए इनको लड़ाने के लिए ताकि ये वहीं पे इंगेज रहे, तो ये दिस वॉन्ट वर्क, ये हम आपको पहले ही बता देते हैं। और दूसरी बात ये है कि अफ़गान तालिबान का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। पहले ये पश्तून डोमिनेटेड एक फ़ोर्स थी, हालांकि ये कोई लिसानियत पे या इथनिसिटी पे बेस्ड फोर्स नहीं था, रिलीजियस ग्रुप था, लेकिन अब इनके अंदर उज़्बुक, ताजिक, हज़ारे सारे हैं, और बेशतर जो नॉर्दर्न अलायंस के पुराने इलाके थे उनमें इनके जो गवर्नर्स लगे हुए हैं वो वही लोग लगे हुए हैं जो कि उज़्बुक हैं, ताजिक हैं, हज़ारा हैं, ये लोग उन्होंने गवर्नर लगाए हुए हैं। तो अब वो फार्मूला पहले वाला जो है ना वो नहीं चलेगा। बाकी ये जो दूसरा सुझाव दिया है जनरल साहब ने कि बांग्लादेश के साथ और इन सब के साथ मामला हल करने के लिए हमें सब कॉन्टिनेंट के अंदर लाइक माइंडेड लोगों को साथ मिलाना पड़ेगा, ये उन्होंने बात की है। लेकिन ये भी नहीं हो सकता, ये हम आपको बता दें क्यों। क्योंकि इंडिया के अंदर तो इंतहा पसंद ग्रुप आरएसएस का मेंबर पीएम बन के बैठा है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर सेक्युलर शेख हसीना साहिबा मोहतरमा वो बैठी हुई है सेक्युलर। तो इंतहा पसंद आरएसएस का मेंबर और सेक्युलर शेख हसीना, ये तो लाइक माइंडेड है ही नहीं, तो किसको अप्रोच करेंगे आप? शेख हसीना के अलावा बाकी की सारी जो फोर्सेज है वहाँ पर वो तो एंटी इंडिया है, किसको आप सपोर्ट करेंगे? दूसरी तो कोई फोर्स नहीं है ना वहाँ पे। एक तो सेक्युलर्स हैं, सेक्युलर्स भी पसंद नहीं करते ना इंडिया को, दूसरे ये हैं। तो आप देख लें, तो ये काम भी नहीं बनने जा रहा। लिहाजा लाइक माइंडेड लोगों के साथ अप्रोच करने से पहले ज़रूरी है कि इंडिया के खुद के अंदर परिवर्तन पैदा किया जाए, फिर सब कॉन्टिनेंट के बाकी मुल्कों को अप्रोच किया जाए। क्योंकि जब तक इंडिया के अंदर सेक्युलर हुकूमत नहीं आती, बांग्लादेश के अंदर बैठी हुई सेक्युलर हुकूमत के साथ इंडिया का मामला सेटल होना काफ़ी मुश्किल है। ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया में एक हार्ड लाइनर हिंदू जमात बैठी हुई है और इधर सेक्युलर बैठे हुए हैं और आप सोच रहे हो कि नहीं ये दोनों आपस में मिलकर मसले हल करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा मुमकिन होता तो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस मुस्तकिल तौर पर डाउन नहीं होते। इसीलिए सबसे बेहतरीन हल ये है कि सबसे पहले इंडिया के अंदर परिवर्तन पैदा करें,
वहाँ पे कोई सेक्युलर लेकर आ जाए, फिर इन मामलात को हल करने की कोशिश करें, तब जाके शायद कोई कामयाबी मिल सकती है।